आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज तारीख है 2 फरवरी 2026। आज का एजेंडा बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है। हम एक एक मुद्दे की तह तक जाएंगे। सबसे पहले हम पेन्यार नदी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझेंगे। आर्टिकल 262 और 121 का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। फिर हम भारत की क्रिटिकल मिनरल्स पर कूटनीति का विश्लेषण करेंगे। ये क्या है, चीन का दबदबा क्यों है और भारत की फ्रेंडशोरिंग की रणनीति क्या है। और ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद हम सिक्योरिटी सेगमेंट में चलेंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े हुए रक्षा बजट के हर पहलू को, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फर्क को और आत्मनिर्भरता के एंगल को विस्तार से जानेंगे। कश्मीर में एनआईए की कार्रवाई और ओजीडब्ल्यूज के नेटवर्क पर भी बात होगी। बिल्कुल। फिर इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़ों का मतलब समझेंगे और बजट पर बाजार की प्रतिक्रिया, खासकर एसटीटी के बढ़ने के असर को देखेंगे। सोशल जस्टिस में तेलंगाना हाईकोर्ट का सिंगल पेरेंट्स पर आया फैसला और गीता हरिहरन केस की पूरी लीगल हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक से जुड़े पहलुओं को भी नहीं छोड़ेंगे। और अंत में, जैसा हमेशा होता है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स, मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिटेल फ्रेमिंग और एक छोटा सा क्विज आपकी तैयारी को परखने के लिए। तो चलिए, एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं। दी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही कड़े निर्देश से। जी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक तरह से फटकार लगाते हुए कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर पेन्नायार नदी जल विवाद न्यायाधिकरण, मतलब पेन्नायार रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। 1 महीना? ये तो बहुत ही सख्त डेडलाइन है। बहुत सख्त। और ये दिखाता है कि कोर्ट इस मामले में हो रही देरी से कितना नाखुश है। और मुझे लगता है ये मामला सिर्फ 2 राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का झगड़ा नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर, सहकारी संघवाद की जो हम बात करते हैं, उसकी आत्मा और हमारे लीगल मैकेनिज्म्स कितने इफेक्टिव हैं, उस पर एक बहुत बड़ी कमेंट्री है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक लिटमस टेस्ट है। और ये जो फैसला आया है, ये जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने दिया है। अच्छा, तो इस मामले की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कहानी शुरू कहां से होती है? हाँ, तो इसकी जड़ें जाती हैं साल 2018 में। 2018? बिल्कुल। तब तमिलनाडु सरकार ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीधे सुप्रीम कोर्ट? किसी हाई कोर्ट या निचले ट्रिब्यूनल में नहीं? नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने ऐसा किया संविधान के एक बहुत ही खास अनुच्छेद आर्टिकल 131 के तहत। आर्टिकल 131? हाँ। अच्छा, इसके तहत जो केस फाइल होता है उसे ओरिजिनल सूट कहते हैं ना? एग्जैक्टली। ओरिजिनल सूट का मतलब भी यही है कि मामले की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी मूल अधिकार क्षेत्र है। और ये अधिकार क्षेत्र कब इस्तेमाल होता है? ये तब इस्तेमाल होता है जब विवाद केंद्र और एक या ज्यादा राज्यों के बीच हो, या फिर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच का कोई कानूनी विवाद हो। तो क्योंकि ये तमिलनाडु और कर्नाटक 2 राज्यों का बीच का मामला था, तमिलनाडु ने आर्टिकल 131 का रास्ता चुना। समझ गया। तो तमिलनाडु का मुख्य आरोप क्या था? मतलब झगड़े की असली वजह क्या थी? देखिए, तमिलनाडु का जो मुख्य आरोप था वो ये था कि कर्नाटक पेन्नयार नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका नाम है मरकंडिया। मरकंडे नदी? जी। उस मरकंडिया नदी पर कर्नाटक एक चेक डैम बना रहा है, और ये जो निर्माण हो रहा है, ये तमिलनाडु की सहमति के बिना हो रहा है। और इससे तमिलनाडु को क्या आपत्ति थी? आपत्ति बहुत बड़ी थी। तमिलनाडु का कहना था कि इस डैम की वजह से उनके राज्य में पानी का बहाव बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। खासकर जो जिले इस नदी पर निर्भर हैं, जैसे कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, विलुपुरम, इन सब जिलों में लाखों किसानों की आजीविका और पीने के पानी पर सीधा संकट आ जाएगा। उनका पूरा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एक तरह से खतरे में पड़ सकता है। ये तो गंभीर आरोप है। लेकिन इस पर कर्नाटका का भी तो कोई पक्ष होगा, उनका क्या तर्क था? हाँ, बिल्कुल। कर्नाटक का तर्क 2 मुख्य बातों पर आधारित था। पहला,
उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा रिजर्वॉयर या बांध नहीं है, ये छोटे छोटे चेक डैम्स हैं। इनका स्केल बहुत छोटा है। और दूसरा, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन स्ट्रक्चर्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिंचाई या एग्रीकल्चर नहीं, बल्कि बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना है। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जी, और अपने इस तर्क को मजबूत करने के लिए कर्नाटक ने नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 का हवाला दिया। ये पॉलिसी साफ-साफ कहती है कि पानी के इस्तेमाल में पीने के पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता, हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। मतलब सिंचाई, इंडस्ट्री सबसे ऊपर। तो एक तरफ तमिलनाडु के किसानों की आजीविका है और दूसरी तरफ बेंगलोर जैसे बड़े शहर की पीने के पानी की जरूरत। बिल्कुल। ये तो एक क्लासिक डेवलपमेंटल डिलेमा है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे एस्पिरेंट्स के लिए इस केस का जो लीगल क्रक्स है उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो क्रक्स है 2 आर्टिकल्स के बीच का फर्क, आर्टिकल 262 और आर्टिकल 131। हाँ, ये दोनों ही राज्यों के बीच के विवादों से जुड़े हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा और फंडामेंटल फर्क है। जरा इस फर्क को आसान भाषा में समझाइए। ये इस पूरे केस की आप कह सकते हैं कानूनी आत्मा है। देखिए, आर्टिकल 131 को आप सुप्रीम कोर्ट का एक जनरल वार्ड समझ सकते हैं, जहां राज्यों के बीच किसी भी तरह के कानूनी विवाद सुने जा सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। इसमें तो कोई शक नहीं। उन्हें ये पता था कि भारत जैसे देश में जहां नदियां राज्यों की सीमाओं को नहीं मानती, वहां पानी को लेकर राज्यों में झगड़े जरूर होंगे। और उन्हें ये भी पता था कि ये झगड़े सिर्फ कानूनी नहीं होंगे, ये तकनीकी होंगे। इनमें हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर सब कुछ शामिल होगा। ये सामाजिक होंगे, राजनीतिक होंगे। मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामले होंगे। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। इसलिए उन्होंने इन खास झगड़ों के लिए एक स्पेशलिस्ट आईसीयू बनाया, और वो स्पेशलिस्ट आईसीयू है आर्टिकल 262। स्पेशलिस्ट आईसीयू, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है, इसे समझना आसान हो जाता है। हाँ, अब आर्टिकल 262 के 2 क्लॉज हैं और दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। पहले क्लॉज 1 को देखते हैं। ये कहता है कि संसद यानी हमारी पार्लियामेंट कानून बनाकर किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णयन यानी एडजुडिकेशन के लिए प्रावधान कर सकती है। एडजुडिकेशन शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस के जरिए फैसला सुनाना। मतलब एक ऐसी बॉडी बनाना जो कोर्ट की तरह काम करे, सबूत देखे, तकनीकी विशेषज्ञों को सुने और फिर फैसला दे। ये सिर्फ मीडिएशन या बातचीत नहीं है, ये एक बाइंडिंग डिसीजन है। समझ गया। और क्लॉज 2 मैंने सुना है वो तो और भी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, क्लॉज 2 की शुरुआत ही बहुत ड्रामेटिक है। वो कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इस संविधान में कुछ भी होते हुए भी? ये फ्रेज तो किसी भी प्रावधान को ओवरराइडिंग पावर दे देता है। बिल्कुल, ये एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है। तो ये कहता है कि संविधान में कुछ भी लिखा हो, संसद कानून द्वारा ये प्रावधान कर सकती है कि ऐसे किसी भी नदी जल विवाद के संबंध में न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही कोई अन्य अदालत अपने अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करेगी। वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि संसद के पास पावर है कि वो नदी जल विवादों को कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन से पूरी तरह बाहर कर दे। एग्जैक्टली। ये संविधान द्वारा संसद को दी गई एक असाधारण शक्ति है ताकि इन जटिल मामलों को विशेषज्ञ निकायों द्वारा ही सुलझाया जा सके, न कि सामान्य अदालतों में। और इसी आर्टिकल 262 की शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने वो कानून बनाया होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, है ना? आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ये एक्ट ही वो कानून है जो आर्टिकल 262 के तहत बनाया गया है। और इसी एक्ट का सेक्शन 4 इस पूरे मामले के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके केंद्र में है। तो सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 बहुत साफ कहता है कि जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार से शिकायत करती है कि फला नदी को लेके विवाद है और केंद्र सरकार को ये लगता है कि बातचीत यानी नेगोशिएशन से ये विवाद हल नहीं हो सकता, तो केंद्र सरकार के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण यानी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल का गठन करना अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो जाता है। अच्छा, तो ये डिस्क्रेशनरी नहीं है, मैंडेटरी है। यही शब्द मैंडेटरी
इस केस का टर्निंग पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2018 से मामला चल रहा है, दोनों राज्यों के बीच बातचीत फेल हो चुकी है, तमिलनाडु फॉर्मल रिक्वेस्ट भी कर चुका है, तो अब केंद्र सरकार के पास ट्राइब्यूनल बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। वे इसे और टाल नहीं सकते। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर आर्टिकल 262 और ISRWD एक्ट 1956 इतने क्लियर हैं, तो फिर तमिलनाडु शुरू में आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट गया ही क्यों? उन्हें तो सीधे एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल की मांग करनी चाहिए थी। ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और इसका जवाब थोड़ा स्ट्रेटेजिक है। तमिलनाडु ने शायद सोचा होगा कि आर्टिकल 131 के तहत उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट से कोई तेजी से राहत, कोई इंटरिम रिलीफ या स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उनके ओरिजिनल सूट को डिस्पोज ऑफ करते हुए, मतलब खत्म करते हुए, ये स्पष्ट कर दिया है कि जब पानी के बंटवारे जैसे तकनीकी और डेटा इंटेंसिव मामलों की बात आती है, तो आर्टिकल 262 के तहत बनाया गया एक विशेषज्ञ ट्रिब्यूनल ही सही फोरम है। तो कोर्ट ने एक तरह से गेंद वापस सही पाले में डाल दी है। बिल्कुल। कोर्ट का मानना है कि जजेस के पास वो हाइड्रोलॉजिकल और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज नहीं होती जो ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए चाहिए। कितना पानी बह रहा है, किस मिट्टी को कितने पानी की जरूरत है, ग्राउंड वाटर पर क्या असर होगा, ये सब तकनीकी सवाल हैं और इन सवालों के जवाब एक विशेषज्ञ ट्रिब्यूनल ही बेहतर दे सकता है। ये संविधान निर्माताओं की मंशा का सम्मान है। इस विवाद का एक ऐतिहासिक पहलू भी है जो अक्सर ऐसे मामलों में सामने आता है। 1892 का मद्रास मैसूर समझौता, इसकी आज के समय में क्या रिलेवेंस है? ये विवाद की एक और गहरी परत है। 1892 जब भारत आजाद नहीं था, तब ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसका हिस्सा आज का तमिलनाडु है, और मैसूर रियासत, जो आज का कर्नाटक है, के बीच एक समझौता हुआ था। अच्छा, कॉलोनियल एरा अग्रीमेंट। जी। इस समझौते के तहत ऊपरी तटवर्ती राज्य यानी अपर राइपेरियन स्टेट, जो कि मैसूर था, को किसी भी नदी पर कोई भी नया निर्माण करने से पहले निचले तटवर्ती राज्य यानी लोअर राइपेरियन स्टेट, जो कि मद्रास था, से सहमति लेनी होती थी। तो तमिलनाडु आज भी उसी समझौते का हवाला दे रहा है? हाँ, तमिलनाडु आज भी इसी समझौते को अपने अधिकारों का आधार मानता है और कहता है कि कर्नाटक ने मर्कंडेय नदी पर डैम बनाने से पहले उनसे सहमति नहीं ली, जो 1892 समझौते का उल्लंघन है। और कर्नाटक का इस पर क्या कहना है? वो इसे क्यों नहीं मानता? कर्नाटक का तर्क है कि ये एक औपनिवेशिक काल का समझौता है जो दो असमान पार्टियों के बीच हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत थी, दूसरी तरफ एक रियासत। कर्नाटक कहता है कि आज़ादी के बाद जब भारत एक संप्रभु गणराज्य बना और राज्य पुनर्गठन हुआ, तो ये पुराने असमान समझौते अब लागू नहीं होते। वो इसे आज के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ मानते हैं। यही तर्क तो हम कावेरी विवाद में भी सुनते आए हैं। बिल्कुल वही तर्क है। तो ये हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स अक्सर विवाद को सुलझाने के बजाय और उलझा देते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष उनकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। अब अगर हम मेंस के नजरिए से देखें तो ये सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की विफलता का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल लगता है। बिल्कुल, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की परीक्षा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि केंद्र और राज्य आपस में एक टीम की तरह काम करें, समस्याओं को बातचीत से सुलझाएं। लेकिन जब राज्य आपस में बात करके मसला नहीं सुलझा पाते, तो केंद्र की भूमिका एक फैसिलिटेटर की, एक निर्वरक की होती है। लेकिन यहाँ केंद्र की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर केंद्र सरकारें राजनीतिक कारणों से ट्राइब्यूनल बनाने में देरी करती हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने एक राज्य के पक्ष में फैसला लिया या ट्राइब्यूनल बनाया, तो दूसरे राज्य में उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है, खासकर अगर दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों। ये मामला दिखाता है कि कैसे जल विवाद एक कानूनी या तकनीकी मुद्दा न रहकर एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। और ट्राइब्यूनल्स का अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। कावेरी, रावी, ब्यास जैसे ट्राइब्यूनल्स के फैसले आने में दशकों लग गए। यही सबसे बड़ी चुनौती है। ट्राइब्यूनल बना देना सॉल्यूशन का सिर्फ पहला कदम है। हमारे यहाँ ट्राइब्यूनल्स बनाने में ही सालों लग जाते हैं, फिर उनकी कार्यवाही दशकों तक चलती है। सबूत पेश होते हैं, गवाहियां होती हैं, डेटा पर बहस होती है, और जब सालों बाद फैसला आता है तो उसके कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन में और सालों लग जाते हैं। कावेरी का उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल, कावेरी का फैसला आने के बाद भी उसे लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ा और अंत में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसी संस्था बनानी पड़ी। इसीलिए
इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019 की जरूरत और भी बढ़ जाती है। अच्छा, उस बिल में क्या खास था? उस बिल में कई सुधार प्रस्तावित थे। सबसे बड़ा सुधार था एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाने का। मतलब हर विवाद के लिए अलग-अलग एड हॉक ट्रिब्यूनल बनाने की बजाय एक ही स्थायी ट्रिब्यूनल होगा जिसकी अलग-अलग बेंचेस विवादों को सुनेंगी, और उसमें फैसले के लिए एक सख्त समय सीमा भी तय की गई थी। वो बिल अभी पास नहीं हो पाया है, लेकिन इस तरह के सुधारों की आज सख्त जरूरत है। चलिए, ये तो पिनाइयार विवाद का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण था। अब पॉलिटी के दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जो संसद की कार्यवाही से जुड़ा है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ थैंक्स पर बहस शुरू हो गई है। ये क्या होता है और इसका इतना महत्व क्यों है? हाँ, ये संसदीय प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्सा है। सबसे पहले तो इसका संवैधानिक आधार समझना होगा, जो हमें मिलता है आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 87। जी। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल एड्रेस का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति 2 मौकों पर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ संबोधित करेंगे। 2 मौके कौन-कौन से हैं? पहला, हर आम चुनाव के बाद जब नई लोकसभा बनती है तो उसके पहले सत्र की शुरुआत में, और दूसरा, हर साल के पहले संसदीय सत्र की शुरुआत में। और ये जो अभिभाषण होता है, इसमें होता क्या है? क्या राष्ट्रपति इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। राष्ट्रपति का अभिभाषण असल में सरकार की नीतियों, पिछले साल की उपलब्धियों और आने वाले साल के लिए उनके लेजिस्लेटिव और पॉलिसी एजेंडे का एक ब्यौरा होता है। इसे कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति बस उसे पढ़ते हैं। अच्छा, तो असल में राष्ट्रपति सरकार की आवाज में बोल रहे होते हैं। बिल्कुल, ये सरकार का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। इसी अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष का कोई वरिष्ठ सांसद धन्यवाद प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ थैंक्स पेश करता है, जिसमें लिखा होता है कि इस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उनके आभारी हैं। और फिर उस पर बहस होती है। लेकिन इसका इतना महत्व क्यों है? मान लीजिए अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में गिर जाए तो क्या होगा? ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो इसे सरकार की हार माना जाता है। टेक्निकली ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के बराबर है। मतलब सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसीलिए इस पर होने वाली बहस बहुत गंभीर होती है। ये सरकार के लिए अपनी नीतियों का बचाव करने का और विपक्ष के लिए सरकार की नाकामियों को उजागर करने का एक बड़ा मंच होता है। ये कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पर विधायिका यानी लेजिस्लेटर के नियंत्रण का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इस बहस में सांसद संशोधन यानी अमेंडमेंट्स भी ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, विपक्ष के सांसद अक्सर संशोधन पेश करते हैं जिसमें वो उन मुद्दों का जिक्र करते हैं जो उनके हिसाब से राष्ट्रपति के अभिभाषण में छूट गए हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा या महंगाई का। इन संशोधनों पर भी वोटिंग होती है। तो इस साल की बहस के मुख्य बिंदु क्या उभर कर आ रहे हैं? देखिए, सरकार अपनी उपलब्धियों में विकसित भारत एट 2047 के विजन को हाईलाइट कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की कथित सफलता का भी जिक्र हो रहा है और आर्थिक विकास के आंकड़ों पर जोर दिया जा रहा है। और विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है? विपक्ष सरकार को बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और खासकर के शेप्ड रिकवरी के मुद्दे पर घेर रहा है। उनका कहना है कि विकास तो हो रहा है, पर वो सिर्फ कुछ लोगों और कुछ सेक्टर्स तक ही सीमित है। के शेप्ड रिकवरी, ये टर्म आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, अंग्रेजी के अक्षर के की 2 भुजाएं होती हैं, एक ऊपर की तरफ जाती है और एक नीचे की तरफ। हाँ। के शेप्ड रिकवरी का मतलब है कि महामारी या किसी आर्थिक संकट के बाद अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, जैसे आईटी सेक्टर, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, शेयर बाजार। ये के की ऊपर वाली भुजा है। लेकिन उसी समय अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्से जैसे एमएसएमईज यानी छोटे उद्योग, असंगठित क्षेत्र, दिहाड़ी मजदूर, वो या तो स्टैग्नेंट हो गए हैं या और नीचे जा रहे हैं। ये के की नीचे वाली भुजा है। तो मतलब अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब या तो वही हैं या और गरीब हो रहे हैं। एक तरह से हाँ, ये दिखाता है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन वो समावेशी यानी इंक्लूसिव नहीं है और आर्थिक असमानता बढ़ रही है।
ये विपक्ष का एक बड़ा आरोप है जिस पर संसद में गर्मागर्म बहस होने की उम्मीद है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ से एक नेचुरल ट्रांजिशन लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। आपने सरकार की उपलब्धियों में विकसित भारत का जिक्र किया, और विकसित भारत के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सुरक्षा। और यहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका दौरा और क्रिटिकल मिनरल्स का मुद्दा जुड़ जाता है। ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर हैं क्या भला? ये आज के दौर का आप कह सकते हैं नया तेल है, न्यू ऑयल। क्रिटिकल मिनरल्स वो खनिज हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और खास तौर पर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बेहद जरूरी हैं। अच्छा, तो ये जरूरी हैं, लेकिन इनमें क्रिटिकल वाली क्या बात है? क्रिटिकल वाली बात यह है कि इनकी सप्लाई चेन बहुत वल्नरेबल है। मतलब इनका उत्पादन और खासकर इनकी प्रोसेसिंग कुछ ही देशों के हाथ में केंद्रित है। उदाहरण के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक पूरा समूह। और ये इतने क्रिटिकल क्यों हैं? मतलब आम जिंदगी में ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? आज आप अपने आसपास कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी देखिए, उसमें ये जरूर मिलेंगे। आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी। ईवी बैटरी में तो लिथियम होता है, ये तो पता है। हाँ, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, ये सब बैटरी के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में, फाइटर जेट के इंजन बनाने में जो हाई टेम्परेचर को सह सकें, ड्रोन्स में और पवन चक्कियों के जो बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं उनमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बिना 21वीं सेंचुरी की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। तो यहाँ भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स कैसे आती है? जाहिर है अगर ये इतने जरूरी हैं तो इन पर कब्जे की लड़ाई भी होगी। लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस लड़ाई का ओपेक आप कह सकते हैं वो चीन है। चीन? जी, दुनिया की लगभग 60% क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और सबसे ज्यादा चिंता की बात 85% प्रोसेसिंग पर चीन का नियंत्रण है। 85% प्रोसेसिंग? जी। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये स्टैगरिंग है। इसका मतलब ये है कि कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल भले ही अफ्रीका के कांगो में मिले या लैटिन अमेरिका के चिली में, लेकिन उसे रिफाइन करके यूजेबल बनाने की जो फैक्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी है, वो चीन के पास है। यह भारत, अमेरिका, यूरोप और जापान जैसी शक्तियों के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक खतरा है। खतरा कैसे? क्या चीन इसकी सप्लाई रोक सकता है? वो ऐसा पहले कर चुका है। साल 2010 में जापान के साथ एक समुद्री विवाद पर चीन ने जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट अचानक रोक दिया था। इससे जापान की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री संकट में आ गई थी। आज अगर ताइवान को लेकर कोई संकट होता है या भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ता है, तो चीन यही हथियार फिर से इस्तेमाल कर सकता है। वो हमारी सप्लाई चेन को चोक कर सकता है। बिल्कुल, और इसी निर्भरता को कम करने के लिए सारी कवायद हो रही है और यहीं से China+1 स्ट्रैटेजी आती है। मतलब दुनिया की बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चीन में निवेश नहीं करना चाहती, वो एक दूसरा विकल्प भी ढूंढ रही हैं और भारत उस विकल्प के रूप में खुद को पेश कर रहा है। तो इस चीनी दबदबे को तोड़ने के लिए भारत और दुनिया क्या ठोस कदम उठा रहे हैं? इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है। सबसे बड़ा कदम है अमेरिका के नेतृत्व में बना 14 देशों का एक समूह, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, शॉर्ट में MSP। मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। हाँ, और ये एक बड़ी डिप्लोमैटिक विन थी। भारत पिछले साल 2023 में इसका सदस्य बना। इस समूह का एक ही मकसद है, चीन के बाहर एक भरोसेमंद, जिम्मेदार और पारदर्शी क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन बनाना। और इसी से फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट निकला है, जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है। बिल्कुल, फ्रेंड शोरिंग को ऐसे समझिए, आप अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चा माल सिर्फ अपने भरोसेमंद दोस्तों और सहयोगी देशों से ही खरीद रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया। भले ही कोई अनजान सप्लायर जैसे चीन आपको थोड़ा सस्ता क्यों न दे रहा हो, क्योंकि दुनिया को अब ये समझ आ गया है कि सप्लाई चेन में भरोसे और प्रिडिक्टेबिलिटी की कीमत डिस्काउंट से कहीं ज्यादा है। और अमेरिका की एक और पहल है, पैक्स सिलिका। ये क्या है? पैक्स सिलिका मतलब पीस थ्रू सिलिकॉन। ये एक अमेरिकी पहल है जिसका मकसद सेमीकंडक्टर्स की पूरी सप्लाई चेन, डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक को चीन से दूर मित्र देशों में सुरक्षित करना है। ये भी फ्रेंड शोरिंग का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये खास तौर पर सेमीकंडक्टर्स पर केंद्रित है। ये तो ही अंतर्राष्ट्रीय पहल। भारत की अपनी घरेलू रणनीति क्या है इस मामले में? हम खुद क्या कर रहे हैं? भारत की रणनीति 2 आयामी है, विदेशी अधिग्रहण और घरेलू अन्वेषण। टू प्रॉन्ट।
विदेशी अधिग्रहण के लिए हमने 2019-2019 में एक सरकारी कंपनी बनाई, काबिल, यानी खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड। काबिल। जी, इसका काम ही है दुनिया भर में, खासकर लैटिन अमेरिका का जो लिथियम ट्रायंगल है, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली और अफ्रीका के जो कोबाल्ट रिच देश है, वहां जाकर लिथियम और कोबाल्ट जैसी संपत्तियों का अधिग्रहण करना। और काबिल ने हाल ही में अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक्स में एक्सप्लोरेशन और विकास के लिए एक बड़ा समझौता भी किया है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। और घरेलू मोर्चे पे क्या हो रहा है कि भारत में भी ये मिनरल्स हैं? घरेलू मोर्चे पर भी पिछले कुछ समय में बहुत अच्छी खबरें आई हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित भंडार मिले हैं। ये बहुत बड़ा डिस्कवरी है। इसके अलावा कर्नाटक के मांड्या में भी कुछ भंडार मिले हैं। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का क्या? रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमें केरला, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय इलाकों की मोनाजाइट रेत में मिलते हैं। हमारे पास इसका अच्छा खासा भंडार है, लेकिन हमारी प्रोसेसिंग क्षमता अभी कम है। और इसी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हुए इस साल के बजट में ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने की घोषणा भी की गई है। अच्छा, इन कॉरिडोर्स का क्या मकसद होगा? इनका मकसद होगा कि एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोसेसिंग और फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का पूरा इकोसिस्टम देश में ही तैयार हो सके, ताकि हम सिर्फ कच्चा माल एक्सपोर्ट न करें बल्कि वैल्यू एडिशन भी यहीं करें। ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा पिलर है। ये वाकई एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि आत्मनिर्भरता सिर्फ खनिजों में नहीं, रक्षा में भी चाहिए। और इस साल के रक्षा बजट में ये साफ साफ दिखता है। कुल आवंटन है 7.85 लाख करोड़, जो पिछले साल से 15.19% ज्यादा है। ये आंकड़े क्या कहानी बताते हैं? ये आंकड़े एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं, लेकिन हेडलाइन नंबर जो 7.85 लाख करोड़ का है, उससे ज्यादा जरूरी है उसके अंदर के कंपोनेंट्स को समझना। इस बजट में सबसे गौर करने वाली बात है कैपिटल आउटले, यानी पूंजीगत व्यय में हुई भारी बढ़ोतरी। ये 21.84% बढ़कर 2.19 लाख करोड़ हो गया है। ये एक अभूतपूर्व वृद्धि है। हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे आसान शब्दों में बताइए। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे राजस्व व्यय भी कहते हैं, वो सेना का रोजमर्रा का रिकरिंग खर्च है, जैसे सैनिकों की सैलरी, पेंशन, मौजूदा हथियारों का रखरखाव और मरम्मत, गोला बारूद, वर्दी और फ्यूल का खर्च। एक तरह से ये सेना को चलाए रखने का खर्च है। इट कीप्स द लाइट्स ऑन। और कैपिटल आउटले? कैपिटल आउटले यानी पूंजीगत व्यय एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ये भविष्य के लिए किया गया खर्च है। ये नए हथियार, नए फाइटर जेट, नए जहाज, पनडुब्बी, रडार सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी खरीदने पर होने वाला खर्च है। ये सेना को भविष्य के लिए तैयार करने का खर्च है। तो कैपिटल आउटले में इतनी बड़ी बढ़ोतरी सीधे सीधे हमारी सेना के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण पर जोर को दिखाती है। और इस असाधारण बढ़ोतरी के पीछे ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। ये क्या था? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक रिपोर्टेड सैन्य अभियान है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में इसकी काफी चर्चा है। माना जाता है कि ये मई 2025 में सीमा पार आतंकी ठिकानों पर किया गया एक बहुत ही सफल, सटीक, प्रिसाइज सैन्य अभियान था। लेकिन अगर वो सफल था तो फिर बजट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर ऑपरेशन से, चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो, कुछ सबक भी मिलते हैं, कुछ लर्निंग होती है। और वो सबक क्या थे? सबसे बड़ा सबक था हमारी ISR क्षमताओं में कुछ गैप्स का होना। ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, मतलब दुश्मन पर 24/7 नजर रखना और रियल टाइम जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि हमें और बेहतर सैटेलाइट्स की जरूरत है, ज्यादा हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की जरूरत है और स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत है। स्टैंड ऑफ हथियार ये क्या होते हैं? स्टैंड ऑफ हथियार वो होते हैं जो आप अपनी सीमा के अंदर से ही फायर करके दुश्मन के इलाके में गहरे तक 100-200 किलोमीटर अंदर तक निशाना लगा सकते हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल। इसका फायदा ये होता है कि आपके सैनिकों या पायलटों का जोखिम कम हो जाता है, उन्हें सीमा पार नहीं जाना पड़ता। तो बजट में जो कैपिटल आउटले बढ़ा है वो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए? बिल्कुल। इस पैसे का बड़ा हिस्सा इजराइल और अमेरिका से
नए ड्रोन्स खरीदने, जैसे प्रेडेटर ड्रोन्स, राफेल जैसे और लड़ाकू विमानों के लिए। S-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी किश्तों के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण साइबर और स्पेस वॉरफेयर जैसी भविष्य की क्षमताओं को विकसित करने पर खर्च होगा। ये बजट आप कह सकते हैं जूतों से ज्यादा हथियारों पर फोकस कर रहा है। इस बजट का एक और बड़ा पहलू है आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण। इंडिजिनाइजेशन, हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम हमेशा के लिए हथियारों के सबसे बड़े आयातक नहीं बने रह सकते। इस बजट में कैपिटल आउटले का 75%, 75% से ज्यादा हिस्सा घरेलू इंडस्ट्री से खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। ये मेक इन इंडिया को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक बहुत ही क्लेवर पॉलिसी टूल है। सरकार समय समय पर ऐसी लिस्ट जारी करती है जिसमें ऐसे हथियारों और उपकरणों की सूची होती है जिन्हें एक तय तारीख के बाद विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इससे भारतीय कंपनियों को एक निश्चित बाजार मिल जाता है और वो इन चीजों को देश में ही बनाने के लिए निवेश करती हैं। DRDO को भी ज्यादा फंड दिया गया है ताकि वो हाइपरसोनिक्स और क्वांटम एन्क्रिप्शन जैसी नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज पर काम कर सके। सिक्योरिटी में एक और बड़ी खबर कश्मीर से, जहां NIA ने घाटी में कई जगहों पर बड़ी कार्रवाई की है। ये छापे किस सिलसिले में हैं? हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर, बांदीपोरा, बारामूला जैसी जगहों पर कई छापे मारे हैं। ये कार्रवाई आतंकवाद के इकोसिस्टम पर एक बड़ा प्रहार है। ये छापे सीधे तौर पर टेरर फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ हैं। टेरर फंडिंग नेटवर्क जी। इसमें खास तौर पर दो चीजों को निशाना बनाया गया है। एक है ओवरग्राउंड वर्कर्स, OGWs, और दूसरा है नार्को टेरर नेक्सस। ओवरग्राउंड वर्कर्स, OGWs, ये कौन होते हैं? ये नाम अक्सर सुनने में आता है। OGWs को आप आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद बंदूक नहीं उठाते, लेकिन पर्दे के पीछे से आतंकियों की पूरी मदद करते हैं। ये आम नागरिक बनकर समाज में रहते हैं। कोई दुकानदार हो सकता है, कोई छात्र, कोई सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है। और इनका काम क्या होता है? OGW के नेटवर्क के कोई भी आतंकी संगठन ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। NIA इसी नेटवर्क को तोड़ रही है। और ये नार्को टेरर नेक्सस क्या है? इसका मतलब है ड्रग्स और आतंकवाद का खतरनाक गठजोड़। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा पार से हेरोइन और दूसरे ड्रग्स की तस्करी की जाती है। उसे पंजाब और कश्मीर में बेचा जाता है और उससे जो करोड़ों रुपए का काला धन आता है, उसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को फंड करने के लिए होता है। ये आतंकवाद को फाइनेंशियली सस्टेन करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। तो मतलब अब सिर्फ आतंकियों को मारना ही रणनीति नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। अब सरकार की रणनीति सिर्फ आतंकियों को मारने, जिसे काइनेटिक ऑपरेशन कहते हैं, पर नहीं है, बल्कि उनके पूरे फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने, जिसे नॉन काइनेटिक ऑपरेशन कहते हैं, उस पर ज्यादा जोर है। मतलब आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करना। बिल्कुल सही। अब आते हैं सोशल जस्टिस पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सिंगल पेरेंट्स के अधिकारों को लेकर एक बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। ये फैसला क्या है? ये एक बेहद प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव और लैंडमार्क फैसला है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर एक सिंगल पेरेंट, खासकर माँ के पास बच्चे की अलाइनिगी कस्टोडिया यानी एकमात्र अभिरक्षा है, तो उसे बच्चे के पासपोर्ट के लिए दूसरे यानी अनुपस्थित पेरेंट की सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब एब्सेंट फादर की कंसेंट की जरूरत नहीं होगी? नहीं, कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट अधिकारियों का दूसरे पेरेंट की सहमति मांगना मनमाना, अवैध और बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन है। ये फैसला उन हजारों सिंगल मदर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिन्हें इसके लिए बहुत परेशान होना पड़ता था। इस फैसले का कानूनी आधार क्या है? कोर्ट ने किन नियमों का हवाला दिया? कोर्ट ने पासपोर्ट एक्ट 1967 और पासपोर्ट रूल्स 1980 की एक बहुत ही मानवीय व्याख्या की है। इन नियमों में एनेक्जर C और एनेक्जर G जैसे फॉर्म्स हैं जो खास तौर पर सिंगल पेरेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं ताकि वो एक एफिडेविट देकर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकें। तो फिर दिक्कत कहाँ रही थी? दिक्कत जमीनी स्तर पर थी। अक्सर पासपोर्ट इशुइंग अथॉरिटी के जो अधिकारी होते हैं वो इन नियमों को नजरअंदाज करके अपनी तरफ से अनावश्यक बाधाएं खड़ी करते थे और दूसरे पेरेंट की सहमति पर अड़े रहते थे। इस फैसले ने उस एम्बिग्विटी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये फैसला मुझे लगता है ऐतिहासिक गीता हरिहरन केस 1999 से भी कहीं ना कहीं जुड़ता है। आते बिल्कुल नस पकड़ ली।
ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इसे जरूर समझना चाहिए। देखिए, भारत में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 6 के अनुसार एक हिंदू बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक नेचुरल गार्डियन पिता को माना जाता था और उसके बाद माँ को। आफ्टर हिम। जी, आफ्टर हिम। और इसकी व्याख्या आमतौर पर पिता की मृत्यु के बाद के रूप में की जाती थी। लेकिन 1999 के गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रांतिकारी व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि आफ्टर हिम का मतलब उसके मरने के बाद नहीं है, बल्कि इन हिज एब्सेंस, यानी उसकी अनुपस्थिति में है। अच्छा, और अनुपस्थिति का मतलब क्या है? कोर्ट ने इसे भी स्पष्ट किया। अनुपस्थिति का मतलब सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि अगर पिता बच्चे की देखभाल में कोई रुचि नहीं ले रहा है या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है या कहीं लापता है, तो भी उसे अनुपस्थित माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में माँ को भी बराबर का प्राकृतिक संरक्षक माना जाएगा। तो तेलंगाना हाईकोर्ट का ये फैसला उसी सिद्धांत को और मजबूत करता है। बिल्कुल। ये फैसला गीता हरिहरन केस की भावना को आगे बढ़ाता है और कहता है कि कानून को समाज की बदलती सच्चाइयों को पहचानना होगा। आज समाज में सिंगल मदर्स, तलाकशुदा महिलाएं, अबैंडन्ड वाइव्स एक सच्चाई हैं और कानून को उनकी मुश्किलों को कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं। ये फैसला सिर्फ एक पासपोर्ट के बारे में नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण के बारे में है, ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं को कम करके ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के बारे में है और सबसे बढ़कर बच्चे के सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की रक्षा के बारे में है। बहुत ही शानदार विश्लेषण। अब रुख करते हैं इकोनॉमी का। आज दो बड़े आंकड़े आए हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था की एक मिलीजुली तस्वीर पेश की है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और बजट पर बाजार की प्रतिक्रिया। सबसे पहले पीएमआई का आंकड़ा 55.4 है। इसका एक आम नागरिक और एक एस्पिरेंट के लिए क्या मतलब है? पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सेहत का एक बहुत ही भरोसेमंद मंथली इंडिकेटर है। इसे एचएसबीसी इंडिया, एस&पी ग्लोबल के साथ मिलकर जारी करता है। इसे समझने का एक बहुत सरल नियम है। अगर पीएमआई का आंकड़ा 50 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि सेक्टर में विस्तार यानी एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब नई नौकरियां बन रही हैं, फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन कर रही हैं, उन्हें नए ऑर्डर मिल रहे हैं, वो ज्यादा कच्चा माल खरीद रही हैं, सब कुछ सकारात्मक है। और अगर ये 50 से नीचे है तो इसका मतलब है संकुचन यानी कंट्रैक्शन, मतलब सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो जनवरी 2026 का 55.4 का आंकड़ा दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मैन्युफैक्चरिंग इंजन तेजी से दौड़ रहा है। और इस तेजी की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मजबूत घरेलू मांग यानी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत के लोग ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, जिससे फैक्ट्रियों का चक्का घूम रहा है। ये वास्तविक अर्थव्यवस्था यानी रियल इकोनॉमी की मजबूती का संकेत है। रियल इकोनॉमी की तस्वीर तो अच्छी लग रही है, लेकिन शेयर बाजार में यानी फाइनेंशियल इकोनॉमी में आज काफी अस्थिरता दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। इसकी क्या वजह थी? इसकी सबसे बड़ी वजह है बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी का बढ़ना, खास तौर पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर। एसटीटी ऑन एफएनओ, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसे आसान भाषा में समझाइए। जरूर। एसटीटी एक तरह का टैक्स है जो शेयर बाजार में होने वाले हर सौदे पर लगता है। एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स होते हैं जो बहुत ज्यादा लेवरेज्ड और हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पिछले कुछ सालों में लाखों छोटे रिटेल निवेशक, मतलब आम लोग, बिना समझे बूझे एफएनओ में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी यानी स्पेकुलेशन कर रहे थे। और उसमें नुकसान भी बहुत हो रहा था। बहुत ज्यादा। सीबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एफएनओ में ट्रेड करने वाले 90% लोग अपना पैसा गंवा रहे थे। तो सरकार ने एसटीटी क्यों बढ़ाया? सरकार ने इस टैक्स को बढ़ाकर इस तरह की अत्यधिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित यानी डिस्करेज करने की कोशिश की है। सरकार का मकसद शायद लोगों को उनके ही भले के लिए बचाने का और बाजार में एक तरह की स्थिरता लाने का है। लेकिन जो लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं उनके लिए इससे उनकी लागत बढ़ गई है, जिससे बाजार में एक नी जॉक रिएक्शन देखने को मिला। तो यहाँ हमें एक दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। बिल्कुल। एक तरफ पीएमआई वास्तविक अर्थव्यवस्था मतलब फैक्ट्री, उत्पादन, नौकरी, उसकी अच्छी तस्वीर दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वित्तीय अर्थव्यवस्था
यानी शेयर बाजार नए टैक्स नियमों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद फायदेमंद हो। चलिए अब आज की खबरों से जुड़े साइंस और टेक और एनवायरनमेंट के पहलुओं पर भी गहरी नजर डालते हैं। ये अक्सर जीएस पेपर 3 में ओवरलैप करते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं तो वो सीधे तौर पर हाई एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। लिथियम और कोबाल्ट के बिना आज की एडवांस्ड लियॉन बैटरी नहीं बन सकती, जो हमारे फ़ोन से लेकर ईवीज तक को पावर देती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम के बिना पवन चक्कियों और ईवी मोटर्स में लगने वाले पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स बनाना नामुमकिन है। और सेमीकंडक्टर्स ने भी इनका रोल है। हाँ, कुछ आरई सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में डोपेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो चिप की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो हमारी नेट ज़ीरो की महत्वाकांक्षा और हमारा सेमीकंडक्टर मिशन, इन दोनों की सफलता इन खनिजों की एक स्थिर सप्लाई पर निर्भर करती है। और रक्षा बजट में डीआरडीओ का आर&डी फोकस हाइपरसोनिक्स और क्वांटम इंक्रिप्शन पर बताया गया है। ये क्या चीजें हैं? ये भविष्य के युद्ध की तकनीकें हैं, गेम चेंजर टेक्नोलॉजीज। हाइपरसोनिक्स का मतलब है आवाज की गति से 5 गुना, यानी माक 5 से भी ज्यादा तेज चलने वाली मिसाइलें। इनकी रफ्तार और मैन्यूवरेबिलिटी, मतलब बीच रास्ते में दिशा बदलने की क्षमता, इतनी ज्यादा होती है कि मौजूदा किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। और क्वांटम इंक्रिप्शन? क्वांटम एन्क्रिप्शन कम्युनिकेशन को सुरक्षित करने का एक ऐसा तरीका है जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर आधारित है। इसे सैद्धांतिक रूप से हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई इसे सुनने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही बदल जाएगा और पता चल जाएगा। हमारी मिलिट्री कम्युनिकेशंस, हमारे न्यूक्लियर कमांड और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए ये रेवोल्यूशनरी हो सकता है। और इन सब खबरों का पर्यावरण पर क्या असर है? पेन्नयार नदी विवाद सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं बल्कि एक पर्यावरणीय मुद्दा भी है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। पेन्नयार नदी एक पूरी पारिस्थितिक इकाई है, एक लिविंग इकोसिस्टम है। उस पे बनने वाले किसी भी बांध या चेक डैम का असर सिर्फ पानी के बहाव पर नहीं पड़ता, उसका असर नदी के डाउनस्ट्रीम इकोलॉजी पर, डेल्टा के निर्माण पर, मछलियों के जीवन चक्र पर और भूजल पुनर्भरण ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर भी पड़ता है। नदी को सिर्फ H2O के क्यूबिक मीटर्स में नहीं देखा जा सकता, वो एक पूरी जीवन रेखा है। और क्रिटिकल मिनरल्स की खोज का भी तो एक पर्यावरणीय पहलू है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है जिसे ग्रीन पैराडॉक्स भी कहते हैं। हमें ग्रीन एनर्जी के लिए, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए, लिथियम और कोबाल्ट चाहिए, लेकिन इनकी माइनिंग से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा पानी की खपत होती है और स्थानीय पर्यावरण, जंगलों और जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचता है। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स जो बजट में घोषित हुए हैं वो अच्छी पहल है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये पश्चिमी घाट या पूर्वी तट के संवेदनशील इकोसिस्टम की कीमत पर न बने। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सेंट्रल हो जाता है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव। अब समय है प्रीलिम्स फैक्ट्स के एक क्विक रैपिड फायर राउंड का, ताकि सारे की फैक्ट्स रिवाइज हो जाएं। मैं टॉपिक बोलूंगा और आप उसकी सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तैयार हैं? बिल्कुल, लेट्स गो। पेन्नयार नदी उद्गम ओरिजिन नंदी हिल्स कर्नाटक, मोहाना माउथ बंगाल की खाड़ी कुड्डालोर के पास तमिलनाडु। विवादित सहायक नदी है मार्कंडेय। आर्टिकल 262 सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के लिए संसद को कानून बनाने और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बाहर करने की शक्ति देता है। क्रिटिकल मिनरल्स उदाहरण: लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। महत्व: हरित ऊर्जा, ईवीज, सोलार, रक्षा, फाइटर जेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स। सिलिका, शांति के लिए सिलिकॉन। यह एक सुरक्षित गैर चीनी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक भू राजनीतिक पहल है, खासकर सेमीकंडक्टर्स के लिए। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 का एक रिपोर्टेड सैन्य अभियान, जिसके बाद ISR क्षमताओं और स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत महसूस हुई और रक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई। PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। 50 से ऊपर का मतलब विस्तार, एक्सपेंशन। 50 से नीचे का मतलब संकुचन, कंट्रैक्शन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हेल्थ बताता है। काबिल, खारिज विदेश इंडिया लिमिटेड, 3 सरकारी कंपनियों का जॉइंट वेंचर, जिसका काम विदेशों में स्ट्रैटेजिक खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण करना है। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट,
भारत का प्राथमिक आतंकवादी विरोधी कानून 2019 संशोधन के बाद व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। MSP मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप अमेरिका के नेतृत्व वाला 14 देशों का समूह जिसका उद्देश्य चीन केंद्रित क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन का विकल्प तैयार करना है। भारत 2023 में सदस्य बना। शानदार। अब आते हैं सबसे क्रूशल सेगमेंट पर, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला सवाल जीएस पेपर 2 पॉलिटी से है। प्रश्न है, अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों की व्यवस्था नदी जल बंटवारे को गैर राजनीतिक बनाने के लिए की गई थी, फिर भी वे देरी और गैर कार्यान्वयन से ग्रस्त हैं। पेन्नायार नदी न्यायाधिकरण के संबंध में हाल के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में इस कथन पर चर्चा करें। इस तंत्र की प्रभावशीलता में सुधार के लिए संरचनात्मक सुधारों का सुझाव दें। इसका एक मॉडल आंसर फ्रेम कैसे किया जाए? और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 का उल्लेख करें और ये बताएं कि कैसे संविधान निर्माताओं ने इस बेहद संवेदनशील मुद्दे के लिए एक अलग विशेषज्ञ तंत्र की कल्पना की थी ताकि इसे राजनीति से दूर रखा जा सके। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब बॉडी में क्या लिखें? बॉडी के पहले हिस्से में कथन के पहले भाग को एड्रेस करें जो समस्याओं के बारे में है। बताएं कि ट्रिब्यूनल से जुड़ी समस्याएं क्या हैं। इसके लिए आप 4-5 हेडिंग बना सकते हैं। 1. गठन में अत्यधिक देरी, एक्सेसिव डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पेन्नायार का ही उदाहरण दें कि कैसे 2018 से मामला लटका था और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। 2. लंबी न्यायिक प्रक्रिया, प्रोट्रैक्टेड प्रोसीडिंग्स। कावेरी और रावी ब्यास का उदाहरण दें जहां फैसले आने में 20-30 साल लग गए। 3. डेटा की कमी और अविश्वसनीयता, लैक ऑफ रिलायबल डेटा। बताएं कि कैसे दोनों राज्य अपना अपना डेटा देते हैं जो अक्सर पक्षपाती होता है और कोई न्यूट्रल बेसलाइन नहीं होता। 4. फैसलों का गैर अनुपालन और राजनीतिकरण, नॉन कंप्लायंस एंड पॉलिटिसाइजेशन। बताएं कि राज्य अक्सर ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को नहीं मानते और इसे अपनी राजनीति के लिए एक भावनात्मक चुनावी मुद्दा बना देते हैं। और बॉडी के दूसरे हिस्से में सुधारों के बारे में लिखना होगा। जी। बॉडी के दूसरे हिस्से में सुधारों का सुझाव दें। यहां भी पॉइंट्स में लिखें। 1. एकल स्थायी न्यायाधिकरण, सिंगल परमानेंट ट्राइब्यूनल। 2019 के अमेंडमेंट बिल का जिक्र करें जिसमें यह प्रस्तावित है ताकि हर बार नया ट्राइब्यूनल ना बनाना पड़े और एक्सपर्टीज बनी रहे। 2. समय सीमा का कड़ाई से पालन, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। बिल में प्रस्तावित 1 साल में सुनवाई और 2 साल में फैसला देने की समय सीमा का उल्लेख करें। 3. एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा डेटा संग्रह, नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जैसी संस्थाओं को और मजबूत करने की बात करें ताकि विश्वसनीय रियल टाइम डेटा उपलब्ध हो। 4. रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशंस, RBOs का गठन। ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। बताएं कि हमें नदी को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरे बेसिन को एक इकाई मानकर उसका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना चाहिए। और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन में एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट लिखें। कहें कि जल को राज्यों की संपत्ति के बजाय एक साझा राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखने की जरूरत है और इसके लिए सिर्फ कानूनी सुधार काफी नहीं है बल्कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को मजबूत करना होगा। बहुत ही डिटेल फ्रेमिंग। अब दूसरा सवाल जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी इकोनॉमी से। प्रश्न है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं? भारत के आत्मनिर्भरता और नेट जीरो लक्ष्यों के लिए उनके रणनीतिक महत्व का विश्लेषण करें। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP भारत को आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को दूर करने में कैसे मदद करती है? यह भी एक बहुत ही टॉपिकल सवाल है। इस उत्तर को भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखें। इंट्रोडक्शन में क्रिटिकल मिनरल्स को परिभाषित करें, वो खनिज जो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं लेकिन जिनकी सप्लाई चेन वल्नरेबल है। लिथियम, कोबाल्ट, REEs जैसे उदाहरण जरूर दें। बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स कवर करने होंगे? बॉडी के पहले भाग में उनके रणनीतिक महत्व को 2 हिस्सों में बांटकर समझाएं। 1. आत्मनिर्भरता रक्षा में। बताएं कि कैसे मॉडर्न मिलिट्री हार्डवेयर जैसे फाइटर जेट के इंजन, ड्रोन, गाइडेड मिसाइल, नाइट विजन डिवाइसेस ये सब इन खनिजों पर निर्भर है। इनके बिना रक्षा में आत्मनिर्भरता संभव नहीं है। दूसरा, नेट जीरो ऊर्जा और अर्थव्यवस्था में। बताएं कि कैसे भारत के 2070 के नेट जीरो लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी जैसे EV बैटरीज, सोलर पैनल्स, पवन चक्कियां इन खनिजों पर निर्भर है।
बॉडी के दूसरे भाग में चीन पर निर्भरता से उत्पन्न आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरी यानी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी को उजागर करें। यहाँ आंकड़ों का प्रयोग करें, जैसे 85% प्रोसेसिंग पर चीन का नियंत्रण है, ये आपके उत्तर को वजन देगा। बॉडी के तीसरे भाग में बताएं कि एमएसपी इस समस्या का समाधान कैसे है। 1. यह फ्रेंच शोरिंग के जरिए सप्लाई को डाइवर्सिफाई करता है और चीन पर निर्भरता कम करता है। 2. यह सदस्य देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। जिनमें लिखें कि भारत को एक 2-pronged स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। एक तरफ बाहरी साझेदारी एमएसपी के जरिए सप्लाई को सुरक्षित करना और दूसरी तरफ आक्रामक घरेलू अन्वेषण काबिल और जीएसआई के माध्यम से और प्रोसेसिंग क्षमता का विकास करना, ताकि हम सही मायने में आत्मनिर्भर बन सकें। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव। मुझे यकीन है कि एस्पिरेंट्स को इससे बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब आज के क्विज का समय है। मैं 5 सवाल पूछूंगा जो आज की चर्चा पर आधारित हैं। पहला सवाल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस नदी के जल विवाद के लिए केंद्र सरकार को 1 महीने में न्यायाधिकरण बनाने का आदेश दिया है? इसका सही जवाब है पेन्नयार नदी, पेन्नयार रिवर। दूसरा सवाल, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी, जिसका मकसद क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है, उसमें भारत किस वर्ष में शामिल हुआ? भारत 2023 में इसका सदस्य बना। तीसरा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबकों के बाद सरकार ने रक्षा बजट 2026-27 के किस हिस्से में सबसे ज्यादा प्रतिशत बढ़ोतरी की है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल आउटले? कैपिटल आउटले यानी पूंजीगत व्यय में, जिसमें 21.84%, 21.84% की भारी बढ़ोतरी हुई है। चौथा सवाल, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिंगल पेरेंट्स के अधिकारों पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के किस ऐतिहासिक केस का हवाला देते हुए मां को भी बच्चे का बराबर का प्राकृतिक संरक्षक माना? वो ऐतिहासिक केस है गीता हरिहरन बनाम आरबीआई केस, जो 1999 में आया था। और आखिरी सवाल, पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का आंकड़ा अगर 50 से नीचे हो तो ये अर्थव्यवस्था में विस्तार एक्सपेंशन को दर्शाता है या संकुचन कॉन्ट्रैक्शन को? 50 से नीचे का आंकड़ा अर्थव्यवस्था में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है। बहुत खूब। तो आज के मुख्य टेकअवेज पर एक अंतिम नजर डाल लेते हैं। पॉलिटी में हमने पेन्नयार विवाद के बहाने आर्टिकल 262 और ट्रिब्यूनल्स की कार्यप्रणाली को गहराई से समझा। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रिटिकल मिनरल्स की भू राजनीति और भारत की सक्रिय कूटनीति को देखा। सिक्योरिटी में हमने समझा कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि भारत की बदलती सुरक्षा प्राथमिकताओं और प्रोएक्टिव डिफेंस की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत है। इकोनॉमी में हमने रियल वीएस फाइनेंशियल इकोनॉमी के अंतर को समझा और सोशल जस्टिस में देखा कि कैसे न्यायपालिका सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ा रही है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रही है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो। सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीज मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।